नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए तृतीय वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत बात करेंगे क्षेत्रीय संगठनों, जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन हैं उनके बारे में। चूँकि विश्व में अनेकों क्षेत्रीय सहयोग संगठन बने जिनका उद्देश्य सैनिक था और उन सैनिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए उन्होंने विश्व में अपनी छाप छोड़ने का प्रयास किया। लेकिन उस समय ही भारत में भी ऐसे भारत जो कि नवोदित राष्ट्र था, उपनिवेश से स्वतंत्र हुआ था, उस औपनिवेशिक ताकतों से हटने के बाद भारत के नेताओं ने भी अपने सहयोग के लिए बात करी और उन्होंने महसूस किया कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन भी ज़रूरी होगा, क्योंकि उस समय के क्षेत्रीय संगठन के माध्यम से हम हमारे उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए 1985 में जो सार्क था, इसकी स्थापना की गई। जो दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन के रूप में इसकी स्थापना हुई। इसके प्रयास जियाउर रहमान और राजीव गांधी के द्वारा किए गए, जो कि इसकी नींव 1981 में सार्क के विदेश सचिवों की बैठक के आधार पर ही बांग्लादेश में हो गई थी। और विदेश मंत्रियों की बैठक 1983 में नई दिल्ली और 1984-85 में मालदीव और भूटान में होने के बाद इसकी स्थापना की नींव पड़ गई। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जो कि दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, उसकी लगभग विश्व की 21% आबादी इस क्षेत्रीय सहयोग संगठन का हिस्सा है। और इसकी स्थापना में जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय इसके 7 सदस्य देश थे, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका था। लेकिन भारत के प्रयासों के माध्यम से भी 2007 में इस संगठन में अफ़गानिस्तान को भी शामिल कर लिया गया। तो इस आधार पर सार्क के 8 देश अब वर्तमान में हैं। इस सहयोग संगठन का मुख्य उद्देश्य आपसी सहयोग बढ़ाने और तनाव को कम करना था, तथा सदस्य देशों के बीच सद्भावना और भाईचारे के सहयोग का नया दौर शुरू करना था। इसके उद्देश्यों के कुछ सीमाएं निर्धारित की, कुछ बिंदु स्थापित किए, जिनमें कृषि, स्वास्थ्य, मौसम विज्ञान, डाकतार सेवाएं, ग्रामीण विकास, विज्ञान तथा तकनीकी, दूरसंचार तथा यातायात, खेलकूद तथा सांस्कृतिक सहयोग, और साथ ही आतंकवाद तथा मादक द्रव्यों की तस्करी तथा क्षेत्रीय विकास में महिलाओं की भूमिका को भी शामिल कर लिया गया। इस सहयोग संगठन के चार्टर में 10 घोषणाएं की, अर्थात इसके संविधान की 10 धाराएं हैं, और उन 10 धाराओं के आधार पर इसके क्षेत्रीय सहयोग संगठन को बांट रखा है, जिनमें इसके सम्मेलन भी हैं, इसके संगठन की बातें भी हैं, इसके उद्देश्य भी हैं, इसके जो सचिवालय है इनके बारे में बातें हैं, और इनके जो कार्यकाल है उसके बारे में भी उल्लेख किया गया है। इसका मुख्यालय जो 1987 में तय किया गया था, नेपाल की काठमांडू में इसका सचिवालय निश्चित किया गया था, तथा इसका जो महासचिव होता है तो टर्म के अनुसार बारी बारी से इसका महासचिव चुना जाता है। वर्तमान समय में जो कि कोविड-19 का दौर है, उस दौर में वर्तमान में इसकी राष्ट्राध्यक्षों के वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक हुई, जो कि भारतीय प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से चुनौती से निपटने के लिए इसकी बैठक 2020 में आयोजित की, और उसमें अनेकों राष्ट्राध्यक्षों को सुना और इससे कोविड-19 के बारे में बात की तथा आपस में सहयोग करने की बात दोहराई। और मोदी जी ने कहा कि हम आपस में इस कोविड-19 को हराने का प्रयास करेंगे। भारत की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री ने सामूहिक प्रयास से कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए एक सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, और इस फंड के लिए भारत की तरफ से शुरुआत की गई कि इसमें सहयोग के रूप में $10 मिलियन सार्क
क्षेत्र को देंगे। इस बैठक में भारत ने सार्क देशों के विदेश सचिवों और अन्य अधिकारियों के बीच विचार विमर्श से इस फंड के लिए रूपरेखा तैयार की। इस 15 मार्च 2020 को आयोजित ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वैश्विक महामारी कोविड-19 से निपटने की रूपरेखा प्रस्तुत की गई और भारत की इस पहल का सार्क समिट के लोगों ने, सदस्य देशों ने सहयोग सराहा। इन बातों के बाद भी हम बात करते हैं कि इसकी असफलता के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, यानी ये सार्क इतना बड़ा संगठन होने के बाद में भी असफल क्यों हो रहा है। तो हम इसकी असफलता के बारे में बात करते हैं, तो जो असफलता के प्रमुख बिंदु है उसमें निम्न प्रकार हैं कि दक्षिण एशियाई विश्व का सबसे असंगठित क्षेत्र है, अर्थात संगठित क्षेत्र नहीं है, और इसमें सार्क देशों के बीच आपसी व्यापार उनके कुल व्यापार का मात्र 5% ही है, अर्थात जो आपस में जो व्यापार है वो केवल 5% ही है। असंगठित क्षेत्र होने के कारण तो इनको व्यापार के क्षेत्र को बढ़ावा देना जरूरी होगा। वर्ष 2006 में जो सार्क देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक किया गया था दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता, वो वास्तव में बहुत अधिक सफल नहीं हुआ, क्योंकि इसमें राष्ट्रों ने अपने निजी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए या अपने आप को सर्वे सर्वा मानने के लिए या इसको एक कमतर आंकने का प्रयास किया। सार्क समूह की जो 2014 में नेपाल में आयोजित बैठक थी, उसके बाद जो 20वीं बैठक थी 18वीं बैठक हुई थी, उसके बाद 19वीं बैठक जो इस्लामाबाद के पाकिस्तान में प्रस्तावित थी, लेकिन भारतीय सेना के कैंप पर हमला करने के बाद ये स्थगित कर दी गई और इसका सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया। हाल ही के वर्षों में बिम्स्टेक में भारत की बढ़ती गतिविधियों के बाद सार्क के भविष्य पर भी प्रश्न उठने लगा, क्योंकि बिम्स्टेक जो बंगाल की खाड़ी के बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव जो ट्रेड है उसके बारे में जो बात हुई है, उसके बाद इन देशों ने सोचा कि बिम्स्टेक की भारत में रुचि होने के कारण ये सफल नहीं हो पाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार भारत पाकिस्तान का जो संघर्ष है वो भी इसकी असफलता का महत्वपूर्ण कारण है। भारत के लिए ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के साथ सामान्य व्यापार को बढ़ावा देना बहुत ही कठिन है, और जब ये सर्वविदित होता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण देता है, जबकि पाकिस्तान समूह उन सभी प्रस्तावों का विरोध करता है जिससे उसे थोड़ा भारत को लाभ दिखाई देता हो। तो इस प्रकार ये कुछ एक बिंदु हैं जो इसकी असफलता के मुख्य उपाय हैं। अब है जो वर्तमान समय में जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व का इस सार्क सम्मेलन पर क्या असर हो सकता है, सार्क संगठन पर क्या असर हो सकता है, इसके क्या लाभ हो सकते हैं। तो भारत सार्क शिखर के सभी देशों के साथ सीमाओं के अलावा भाषा, धर्म और संस्कृति के आधार पर जुड़ा हुआ है। भारतीय प्रधानमंत्री ने 2014 में अपने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रण देने के साथ ही भारत के लिए सार्क के महत्व को स्पष्ट कर दिया। अर्थात जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें मोदी जी ने और भारतीय प्रधानमंत्री ने सोचा कि हमें सबसे पहले अपने पड़ोसियों को मजबूत करना होगा, तो उन्होंने सबसे पहले ये पहल की कि हम जो शपथ ग्रहण समारोह उसमें सार्क राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित करें। भारत पर कई आरोप लगे हैं। भारत अपनी मजबूत स्थिति का उपयोग कर क्षेत्र के देशों पर अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता है, क्योंकि अब मोदी विशाल बहुमत के साथ भारतीय प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी ये मंशा रहती है या भारत की ये मंशा रहती है कि हम इन पे अपना वर्चस्व कायम रख सकें। मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान जैसे देश पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। भारत इन देशों की आवश्यक मदद कर सकता है, और वर्तमान की अनिश्चिततापूर्ण वातावरण में भारत के लिए एक जिम्मेदार राष्ट्र की पड़ोसी की भूमिका और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन कर क्षेत्र के देशों के बीच अपनी एक सकारात्मक छवि प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सार्क संगठन था, वो सार्क संगठन आपसी सहयोग, क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए आया था, लेकिन कुछ एक परिस्थितियाँ ऐसी हो गई जिसके कारण ये सफलता के नए आयाम स्थापित नहीं कर पाया। लेकिन हम ये कल्पना कर सकते हैं कि जो नेतृत्व है वो इसको आगे बढ़ाएगा और सार्क क्षेत्रीय सहयोग संगठन एक नया आयाम स्थापित करेगा। धन्यवाद।